यशवीर सिंह आज अर्थव्यवस्था के दूसरे चैप्टर के साथ आज मैं आपको अर्थव्यवस्था का सेकंड चैप्टर लेके आया हूं। देखिए, आशा है मुझे पहला चैप्टर आपके समझ में आया होगा। दूसरा मैंने आज एक उसी का एक चैप्टर है, अनुकूलतम कीमत। मैंने आपको कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि बाजार के अंदर अनुकूलतम कीमतें किस बिंदु पर एडजस्ट करती हैं। अनुकूलतम कीमतें वे होती हैं ऐसा बिंदु जिस पर वस्तु बिक जाती है, अर्थात मतलब मार्केट में ऐसा कोई एक बिंदु है जिसमें वस्तु बिक जाती है। जिस बिंदु पर मान सकते हैं कि किसी वस्तु की कीमत 40 रुपए है और कोई जो खरीदने वाला है उसकी 30 रुपए है, 30 रुपए लगाता है, तो आपस में वो 35 में देता है, वो 32 में देता है। तो जहां पर एक सोच एडजस्टेड हो जाती है उसे ही हम अनुकूलतम कीमत बोल सकते हैं, और ये हमारी मार्केट का हिस्सा है। बाजार में मैंने दो चीजें बताई थी, डिमांड और आपूर्ति। डिमांड को जो क्रिएट करता है वो क्रिएता करता है, आपूर्ति को जो क्रिएट करता है, जो आपूर्ति को जो क्रिएशन करता है वो करता है विक्रेता। यहां पर थोड़ा सा बता दें अनुकूलतम कीमत कैसे कैसे शिफ्ट होती है बाजार में, उस पर आइए चर्चा करते हैं। देखिए, दो ही चीजें हैं, बहुत शॉर्ट लेक्चर दे रहा हूं इसमें। मैंने आपको बताया था कि एक डिमांड है और एक सप्लाई है। देखिए विद्यार्थियों, यदि मार्केट में डिमांड अधिक हो जाती है सप्लाई से, तो तब अनुकूलतम जो कीमतें होती हैं किस तरीके से प्रभावित होती हैं। जरा ये देखिए सर, देखिए यदि डिमांड कम हो जाती है सप्लाई से, तो तब किस प्रकार से जो कीमतें होती हैं किस प्रकार से एडजस्टेड हो जाती हैं मार्केट में। तीसरा जो तीसरा फैक्टर हमने बताया था, यदि डिमांड इक्वल टू सप्लाई, तब ये अनुकूलतम कीमतें किस प्रकार से प्रभावित होती हैं। तो आज हम तीनों इस पर जो तीनों स्तंभ है इन पर चर्चा कर रहे हैं, बहुत शॉर्ट है। तो सबसे पहले हम डिमांड एंड सप्लाई की बात करते हैं एक एक नंबर से। पहला हम 1, 2 और 3 अनुकूलतम कीमत से एक क्वेश्चन आता है, जरा देखिए। सबसे पहले हम इस बात पर चर्चा करते हैं, यदि बाजार में डिमांड बड़ी हो जाती है सप्लाई से, जब डिमांड मतलब मांग सप्लाई से अधिक हो जाती है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या होता है? यह हो रहा है कि जो बाजार है वो किसके हाथों में चला जाता है, या बाजार की जो पावर है वो किसके हाथों में चली जाती है। तो फिर बाजार की जो पावर है वो किसके हाथों में चली जाती है? वो तो विक्रेता के हाथों में चली जाती है। कैसे? मार्केट की जो बार्गेनिंग पावर है वो विक्रेता के हाथों में चली जाती है। थोड़ा सा समझ ले, इसी को हम विक्रेता बाजार कहते हैं। ये कई बार क्वेश्चन आया है, याद करके जाना सर, इस क्वेश्चन को याद कर लेना। एनसीईआरटी ने कई बार क्वेश्चन पूछा है, यदि मार्केट में डिमांड अधिक हो जाती है किससे? सप्लाई से, तब इस बाजार को क्या कहते हैं? विक्रेता बाजार। इसको थोड़ा सा आप लोग लिख लें। अब देखिए, यदि डिमांड ज्यादा हो जाती है और सप्लाई कम हो जाती है, और बार्गेनिंग पावर किसके हाथों में चली जाती है? ये विक्रेता के हाथों में चली जाती है, दुकानदार के हाथों में चली जाती है, सेलर के हाथों में चली जाती है, ये बोल सकते हैं। अब इस स्थिति में कहीं ना कहीं सर प्राइस भी ज्यादा बढ़ते होंगे, वस्तु की कीमतें ज्यादा बढ़ती हैं। ऐसी स्थिति में डिमांड अधिक सप्लाई कम, इस स्थिति को विक्रेता बाजार कह रहे हैं। इसमें प्राइस अधिक हो जाता है। प्राइस अधिक इसलिए हो जाता है, कहीं ना कहीं बार्गेनिंग पावर किसके हाथों में जा रही थी? बायर के हाथों में, बेचने वाले के हाथों में। तो वो तो एक अपने ही स्तर से मार्केट में जो कीमतें उसको निर्धारित करता है, ये भी कीमतों का निर्धारित का एक फैक्टर है। तो प्राइस जब ज्यादा हो जाती है,
जब लगातार प्राइस ज्यादा हो जाती है सर, तो फिर क्या हो जाता है, बाजार में क्या हो जाती है, जरा इस पर भी चेक कीजिए। मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन आ जाती है, क्योंकि इसमें क्या हो जाता है, प्राइस अधिक हो जाता है। और जब प्राइस अधिक हो जाता है तो कहीं ना कहीं परचेजिंग पावर भी अधिक हो जाती है। लेकिन सभी वर्गों की परचेजिंग पावर अधिक नहीं होती, केवल एक वर्ग की परचेजिंग पावर अधिक हो जाती है, जिसके पास पैसा होता है। और वस्तुओं की जो कीमत होती है अधिक हो जाती है, इससे मुद्रास्फीति आ जाती है। और जब मुद्रास्फीति आ जाती है तो इससे कहीं ना कहीं क्या होता है, जो बाजार में जो वस्तु होती है, वस्तु कुछ वर्ग तक, या गरीब वर्ग है, मध्यम वर्ग है, वहां तक नहीं पहुंच पाते, कुछ ऊंचे वर्ग तक ही वस्तु पहुंच पाती है। इससे कहीं ना कहीं हमारी अर्थव्यवस्था थोड़ी सी, मतलब मैं कह सकता हूं कि उथल पुथल हो जाती है, ऐसा बोल सकते हैं। अब जरा देखिए सर, मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने की बारी आती है, तो इसको हम नियंत्रण करेंगे। अब इसको, अब बाजार में किसका हस्तक्षेप होगा, बाजार में हस्तक्षेप होगा किसका, सर किसका हस्तक्षेप होगा, सरकार का हस्तक्षेप होगा। सरकारी हस्तक्षेप होने के कारण कहीं ना कहीं मुद्रास्फीति पर नियंत्रण स्थापित होगा। कैसे, देखिए सरकारी हस्तक्षेप होने के बाद में क्या होगा, अब इसमें दो प्रकार के हस्तक्षेप होंगे। सरकारी हस्तक्षेप में तो ये होगा कि जो ये सप्लाई है, सप्लाई को बढ़ा दी जाएगी, किसके द्वारा, सरकार के। जिस वस्तु से प्राइस की कीमतें बढ़ी, जिस वस्तु से मुद्रास्फीति आई, उसी वस्तु की सप्लाई को हम बढ़ाएंगे। तो फिर क्या क्या काम करेगी, देखिए सरकार क्या काम करेगी, वस्तुओं के आयात करेगी, वस्तु का आयात करेगी, तभी तो सप्लाई अधिक होगी, तभी तो मुद्रास्फीति नियंत्रण में आएगी। वस्तु का आयात करेगी, या जमाखोरों पर थोड़ा सा कानून शिकंजा कसेगी, या कुछ प्रशासन कीमतें, प्रशासकीय कीमतें निर्धारित करेगी, इस प्रकार से कुछ उपाय करेगी। मुद्रास्फीति के सरकारी हस्तक्षेप को क्या कहा जाता है, कई बार क्वेश्चन आया है। मुद्रास्फीति के सरकारी हस्तक्षेप को कहते हैं राजकोषीय नीति, कई बार क्वेश्चन आया है, इसे याद कर लेना। दोबारा से मैं बोल रहा हूं सर, मुद्रास्फीति को जब नियंत्रण कौन कर रही है, सरकार, तो इस नीति को क्या बोलते हैं, राजकोषीय नीति। क्लियर है। यहां से मुझे आशा है कि 2-3 क्वेश्चन आपके बने होंगे। विक्रेता बाजार है, कीमतें बढ़ेंगी, परचेजिंग पावर बढ़ेगी। कई बार क्वेश्चन आता है कि डिमांड अधिक और सप्लाई कम है, तो इसको हम विक्रेता बाजार कहते हैं। प्राइसें बढ़ रही हैं, प्राइसें बढ़ रही हैं तो परचेजिंग पावर भी बढ़ रही है, खरीदारी ज्यादा हो रही है। लेकिन खरीदारी ज्यादा हो रही है तो वो तो ठीक है, अर्थव्यवस्था के लिए ठीक है, लेकिन कुछ वर्गों के लिए गलत है, कुछ वर्गों के लिए गलत है, वहां तक वस्तु पहुंच नहीं पाती। इससे हमारी इन्फ्लेशन हो जाती है, और इन्फ्लेशन को नियंत्रण करने के लिए सरकारी हस्तक्षेप होता है। और जब सरकारी हस्तक्षेप होता है तो जिस वस्तु के सप्लाई से, जिस वस्तु की सप्लाई से मुद्रास्फीति आई थी, उसकी सप्लाई बढ़ा दी जाती है, आयात बढ़ा दिया जाता है, उस वस्तु को मंगा ली जाती है। इसी को हम राजकोषीय नीति कहते हैं सर। इसका एक उपाय और थोड़ा सा देख लें, आप लोग इसे उतार लो। एक नीति और होती है मुद्रास्फीति को नियंत्रण में करने के लिए, एक नीति और होती है। एक नीति लाती है हमारी आरबीआई। सर इस नीति को हम कहते हैं मौद्रिक नीति। इस नीति को मौद्रिक नीति कहते हैं। मौद्रिक नीति को मैं बाद में पढ़ाऊंगा, ये एक अलग चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है, इसको मैं ऐसे ही मौखिक रूप से बोल देता हूं। जब सरकार मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करती है तो उसको हम राजकोषीय नीति कहते हैं। उसके अंतर्गत वस्तुओं का आयात करते हैं और जो कुछ कीमतों को निर्धारित करते हैं, और कुछ जमाखोरों पर लगाम लगाती है सरकारें। तो ये सरकार यही उपाय करती है मुद्रास्फीति को कम करने के लिए। और यदि हम आरबीआई के कार्यों की बात करें तो आरबीआई एक मौद्रिक नीति लागू करती है। इस मौद्रिक नीति में मैं मान सकता हूं कि जो परचेजिंग पावर बढ़ी हुई थी, मतलब बैंक की रेटों को अधिक करती है, बैंक की रेटों को बढ़ाती है, एसएलआर बढ़ा देती है, सीआरआर बढ़ा देती है, और रेपो रेट बढ़ा देती है। तो इस प्रकार से बैंक की दरों को बढ़ा करके मुद्रास्फीति को नियंत्रण में करती है। कौन? आरबीआई।
तो बस यही से अब मैंने आपको आज डिमांड एंड सप्लाई का रूल पढ़ाया है। कल को मैं इकोनॉमिक्स में आगे की चर्चा पर ध्यान दूंगा।